नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम रंजन आप सभी का जीएस गुरु स्वागत करता हूं। आप सभी का पुनः एक बार प्रवीण मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित है। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4 में प्रबल संभावना है कि इस बार जो है मेंस हो, ठीक है। क्योंकि अभी अभी एक छोटा सा वायरल भी हो रहा है न्यूज, जिसमें बीपीएससी मेंस होने की, बीपीएससी टीआरई 4 में मेंस होने का जिक्र किया गया है। तो आप सभी जो है मेंस को भी ध्यान में रख करके अपना अपना तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए, हमारे गाँव में एक कहावत कहा जाता था, और वो कहावत था, भोज के समय कुम्हरा रोपना। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भी वही करने लग जाए, भोज के समय कुम्हरा रोपने लग जाए। इसका अर्थ ये होता है कि जब भोज होने वाला होगा ना, तो उस समय आप जाइएगा सब्जी का पेड़ लगाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप लोग अपनी तैयारी को पहले से ही पूरा रखिए, मेंस को ध्यान में लेकर के चलिए। ऐसा मान करके चलिए कि मेंस होगा ही होगा। आपको अपना प्रिपरेशन भी उसी अनुसार करना है, ताकि कल के दिन मान लेते हैं अगर आ भी गया तो हमें डरने की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं है, ठीक है। डरते वो है जिसकी तैयारी नहीं होती है, लेकिन आप लोगों को नहीं डरना है, आप लोगों को अपना तैयारी पूरा करके जाना है। तो चलिए, आज जो है हम लोग साइंस का स्टार्ट करेंगे, और हम लोग कंटिन्यू बीपीएससी टीआरई 4 होने तक कंटिन्यू हम लोग साइंस का क्लास जो है, यहाँ पर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बने रहना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। चलिए, बिना किसी विलंब का हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो प्रकाश का वेग कम होगा, ठीक है। दोनों में उल्टा संबंध होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या आप लिखेंगे, तब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अधिक हो जाएगा। तो उल्टा संबंध है। तो इस अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है तो हमारा जो माध्यम में वेग है वो कम हो जाएगा। तो ये बी नंबर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप लोग सुने होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ अपना रूपांतरण करता है, मतलब वो अपने फॉर्म को चेंज करता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। वो सिर्फ अपने रूप को बदलेगा। तो यहाँ पे भी रूप चेंज हो रहा है इसका, किस रूप से किस रूप में जा रहा है देखिए जरा। तो यहाँ कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन सा उपकरण है। तो ऐसा कौन सा उपकरण है जिसको आप विद्युत ऊर्जा देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो आप कहिएगा कि सर ऐसा है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा, क्योंकि मोटर को आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा तब जाकर के वो चलना स्टार्ट होगा। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध 4 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये समांतर पैरेलल हमसे बोल रहा है, तो समांतर क्रम समतुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं। समांतर क्रम हमारा हो जाएगा बाई आर, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 कीजिएगा। अब देखिए, यहां से आप क्या कीजिएगा, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 कितना है, तो आप कहिएगा 4 ओम है, प्लस r2 कितना है, तो 6 ओम है। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। चलिए, तो ये 4 और 6 का आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 12 हो गया, 4 तिहाई 12 और ये 12 हो गया आपका। चलिए, तो ये आ गया आपका 5/12। तो ये जो 5 आया है ये 1/r आया है, लेकिन 12 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 12/5 हो जाएगा। और ये 12/5 आपका कितना हो जाएगा,
तो ये आपका हो जाएगा 2.4। तो देखिए जरा 2.4 कहीं पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो आप बोलिएगा सर ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, देखिए यहां कह रहा है वास्तविक, इसके बाद समान आकार का, वास्तविक उल्टा और समान आकार का। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी दर्पण के लिए आपको कह दे या फिर लेंस के लिए कह दे, जो वास्तविक होगा, ठीक है ना, जो भी रियल होता है, जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कह रहा है कि कहां पर हम रख दे कि समान आकार का जो है हमारा इमेज बन जाए। तो देखिए आप लोग जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर अवतल दर्पण में, ये यहाँ पे आप पोल लिखिएगा, ये फोकस हो गया, ये हमारा सी हो गया, केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र। अब देखिए यहां पर अगर हम सी पर रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये फोकस से गया, चलिए दोस्तों तो इसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जितने साइज का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिए हैं, वस्तु लिए हैं, उसी साइज का हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है। इसके बाद नीचे है तो उल्टा है, और ये उल्टा है मतलब क्या है, ये वास्तविक है। तो कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं, वस्तु को कहाँ पे रखे हैं, तो आप कहिएगा कि सर सी पे ही तो आप रखे हैं, सी पे ही रखे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र। मतलब जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं, कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में, तब जाकर के ये कहां बनेगा, तो उसी जगह बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही, और सेम साइज का बनेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक आपका वाट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है आवर्त सारणी में किसी आवर्त पीरियड में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो यहाँ पे आपका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस वो घटेगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटेगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिंक को कॉपर सल्फेट CuSO4 विलयन में डालने पर क्या होगा। तो जब हम जिंक को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो जिंक चूंकि कॉपर से ज्यादा क्या है, अभिक्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, ये जो जिंक है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा। ठीक है, मतलब अगर आप जिंक को CuSO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप में और किसी दूसरे में लड़ाई हुआ, तो दोनों में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वही न जीतेगा। ठीक है, तो बस वही बात यहाँ पर है, ये ज्यादा हैंडसम मुंडा था, तो ये कम हैंडसम मुंडा वाले को क्या कर दिया, बीच में ब्रेकअप करवा करके इसको साइड कर दिया और खुद जाकर के इसके साथ मिल गया। तो वही बात है यहाँ पर। तो ये ZnSO4 बना लिया, इसका इसके साथ अब हो गया कनेक्शन, और ये बेचारा कॉपर कहाँ चला गया, ये चला गया बाहर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जिंक कॉपर को विस्थापित करेगा। जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है। ठीक है, तो साबुन कम प्रभावी होने का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ अविलय लवण बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य ताप पर लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में रहता है। तो सामान्य ताप पर इसमें से कौन सा जो है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, कौन सा द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो आप कहिएगा सर ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन।
ये लिक्विड स्टेट में होगा। और आपको याद रखना है, जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ देता कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है, तो अगर धातु बोलता तब आप क्या कहते, मरकरी कहते। तब आप कहते कि Hg जो है, मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में रहता है। और अगर अधातु कह देगा तब आप क्या कहिएगा, ब्रोमीन कह दीजिएगा। ठीक है, अधातु अगर द्रव पूछ देगा तब आप कहिएगा ब्रोमीन। ठीक है, ये आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, Br। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एटीपी का निर्माण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है। एटीपी हो गया आपका एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो आपका एटीपी है, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम लोग एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एनर्जी करेंसी है, मतलब कि जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण देखते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ वही तो कह रहा है कि एटीपी का निर्माण किस कोशिकांग में होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या हो रहा है, वायवीय श्वसन हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्र जो है वो पूरा हो रहा है। और अगर आपसे कह दे, ठीक है, अगर आपसे कह दे कि नाभिक के अलावा, केंद्रक के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा जो है कौन से कोशिकांग में अपना डीएनए होता है, तो आप याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मतलब कि केंद्रक में तो होगा ही केंद्रक में तो डीएनए होगा ही, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होगा, और साथ ही साथ प्लास्टिड के क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होगा, डीएनए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस कक्ष से पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मानव हृदय जो है इसमें कितने चेंबर्स होते हैं, तो मानव हृदय में 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल 4 चेंबर हम देख रहे हैं, ये समझने के लिए हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं इस तरीके का। तो ये जो हम 4 चेंबर देखें, तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम, और ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल। मतलब ये आपका है आलिंद। ठीक है, तो ये बाया आलिंद, ये आपका बाया निलय। इसी तरीके से इधर आप आइएगा तो दाया निलय, और ये आपका दाया अलिंद। तो यहां बोल रहा है कि इस 4 चेंबर में से कौन से चेंबर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये जो है बाया निलय, बाएं निलय से ये पूरे बॉडी में जाता है। तो हम आंसर क्या करेंगे, बाया निलय करेंगे। देख लीजिए कहाँ है, बाया 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 निलय हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो आप कहिएगा कि सर यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, लीवर में होता है। ठीक है, अब देखिए निर्माण अगर बोल दे यूरिया का निर्माण, तो आप कहिएगा लीवर कहिएगा। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा, ठीक है अच्छे सुनिएगा दोस्तों, अगर बोलेगा कि सबसे ज्यादा यूरिया कंसंट्रेशन कहाँ होता है, ठीक है ना, सबसे अधिक यूरिया सांद्रण कंसंट्रेशन कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिपैटिक वेन में। मतलब कि
यकृत शिरा, यकृत शिरा में। चलिए, तो सबसे ज्यादा यूरिया कंसंट्रेशन कहाँ है? सबसे ज्यादा यूरिया कंसंट्रेशन है हिपैटिक वेन में, यकृत शिरा में है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम कहाँ है, सबसे कम अगर यूरिया कंसंट्रेशन पूछता है तो सबसे कम आपको देखने को मिलेगा रीनल वेन में, रीनल वेन, वृक्क शिरा में, वृक्क शिरा में। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये सब पॉइंट आपको नोट डाउन करते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पौधों को लंबे समय तक अंधेरे में रखा जाए तो सबसे पहले किस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा प्रकाश संश्लेषण पर, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है प्रकाश। ठीक है, नाम ही है इसका प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, सबसे पहले तो हम देखें कि भूमि से जल और खनिज लवण लिया जा रहा है, वायुमंडल से क्या लिया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है, और प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा उस प्रकाश को ट्रैप कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद उसी प्रकाश, जो प्रकाशीय ऊर्जा जो हम देख रहे हैं, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। तो अगर हम क्या कर दे, लंबे समय तक उसको अंधेरे में रखे, तो अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर प्रभावित होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो मानव रक्त में हेमोग्लोबिन के द्वारा परिवहन होता है। ठीक है, और याद रखिएगा हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप कहिएगा सर हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ठीक है, Fe। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करता है? तो ग्लूकोज की मात्रा को कौन मेंटेन करके रखता है? इंसुलिन मेंटेन करके रखता है, कम करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो कौन सा बीमारी होता है? तो फिर मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से आप क्या बोलिएगा दोस्तों? तो इंसुलिन की कमी, कमी से मधुमेह हो जाएगा, मधुमेह, डायबिटीज हो जाएगा। चलिए, और ये इंसुलिन जो है ये कहां से स्रावित हो रहा है? तो ये हो रहा है पैनक्रियाज से। ठीक है, ये आपका अग्नाशय से, अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या आधी किस कोशिका में होती है? ठीक है, अब यहां आप देखिए कि मानव में कितना होता है, तो मानव में आप कहिएगा कि सर 46। ठीक है, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा का क्या अर्थ हो गया? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं शुक्राणु और अंडाणु की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर शुक्राणु, शुक्राणु और अंडाणु की बात करते हैं, अंडाणु की, तो यहाँ आपको 23 ही देखने को मिलेगा, अंडाणु में भी आपको 23 देखने को मिलेगा। ठीक है, तभी तो फिर इन दोनों का फ्यूजन होता है, ये दोनों आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिर ये क्या बनाते हैं? टोटल ये 46 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है शुक्राणु से भी ले आइएगा 46 और इधर से भी ले आइएगा 46, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, शुक्राणु में 23 ही होगा, अंडाणु में भी 23 होगा, और एंड आफ्टर फ्यूजन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम देखते हैं ये 46 होगा। तो हमसे बोल रहा था कि कहाँ आधा होता है, तो ये शुक्राणु एवं अंडाणु में आधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों में जल का परिवहन करता है? तो ये हम कई बार बता चुके हैं कि आपको याद रखना है, ज से जल, ज से जाइलम। ठीक है, तो यहां पर हम देखें कि जल का परिवहन बोल रहा है, जल का परिवहन, तो आप क्या बोलिएगा? जाइलम बोलिएगा। ठीक है,
क्या क्या याद रखना है? ज से जड़, ज से जल और ज से जाइलम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिवर्त क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो तुरंत जो हम लोग कोई एक्शन लेते हैं उसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है अचानक से क्या किए, एक जो है ग्लास है, ठीक है, एक मेटल का कोई ग्लास है, स्टील का कोई ग्लास ले लेते हैं, उसमें गर्म पानी रखा हुआ है या फिर गर्म चाय रखा हुआ है और ला करके आपको कोई दिया, आप बात करने में व्यस्त है, ठीक है, और आप क्या कर लिए, पानी समझ करके उस ग्लास को आप सीधे सीधे पकड़ लिए, तो आप क्या देखिएगा कि आप जो है काफी तेजी से अपने हाथ को फिर पीछे की ओर खींचते हैं। ठीक है, तो ये जो सडन जो हम क्या किए हैं, हाथ अपने हाथ को पीछे की ओर खींचे हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन के कारण हुआ है ऐसा। ठीक है, या फिर आप देखिएगा कि अचानक से आपके आंखों के सामने कुछ आ जाए, आप लोग बचपन में धप्पा वप्पा खेलते होंगे, ठीक है ना, तो या फिर मान लीजिए आप एंट्री कर रहे हैं किसी रूम में और आपको डराने के लिए कोई गेट के पास खड़ा हो गया और अचानक से आपको बोल दिया धप्पा वप्पा, तो आप जो है एकदम डर जाइए और आपका जो आंख है वो बंद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो ये जो आंख जो बंद हुआ है तुरंत, ये किसके कारण हुआ है? रिफ्लेक्स एक्शन के कारण हुआ है। इसी को आप कहिएगा रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो ये हो जाएगा आपका मेरुरज्जु हो जाएगा, स्पाइनल कोड हो जाएगा। ठीक है, स्पाइनल कोड आप बोलिएगा मेरुरज्जु। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि, जिससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है ना, तो ये हार्मोन्स रिलीज हो रहा है। अब हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका थायराइड। ठीक है, सबसे बड़ा आपका थायराइड हो जाएगा, गले में यहाँ पे तितली के आकार का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर सबसे छोटा बोलेगा तो सबसे छोटा में आपको पीनियल ग्रंथि याद रखना है। ठीक है ना, सबसे बड़ा में कौन सा हो जाएगा? थायराइड, और सबसे छोटा में पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज जो है हम लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और इसी प्रकार से आपके एग्जाम होने तक लगातार बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित बैक टू बैक क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। जो बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं वो भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाएंगे। जितना हो सकता है मेहनत आप लोगों के लिए किया जाएगा, लेकिन आप लोगों का साइंस का एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।